हाँ चलिए, कल अपना इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ये हमने चैप्टर को डे बिफोर यस्टरडे हमने स्टार्ट किया था। अभी तक अपना क्या क्या हो गया है? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की डेफिनेशन हो गई। हमने बोला था इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मीन्स रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ डिमांड टू द चेंज इन प्राइस एंड अदर फैक्टर्स। प्राइस या अदर फैक्टर्स में चेंजेस होने की वजह से डिमांड में जो चेंजेस हो रहे हैं, रिस्पॉन्स बोलकर जो चेंजेस हो रहे हैं, दैट इज नोन एज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में उसके बाद अपन ने टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड देखा था। पूरा ध्यान इधर, अपन ने इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के टाइप्स देखे थे। पहला बोला था इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, फार्मूला था परसेंटेज चेंज इन डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन इनकम। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, दैट इज पॉजिटिव, निगेटिव एंड जीरो। पॉजिटिव कब होगी? नॉर्मल गुड्स में होंगी, है ना। नॉर्मल गुड्स में होंगी बोले तो इनकम बढ़ रहा है और डिमांड भी बढ़ रही है, तो पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी होगी। निगेटिव इनकम इलास्टिसिटी कौन से गुड्स में होगी जी? इंफीरियर गुड्स में होगी, गिवन गुड्स में होगी, जहां इनकम बढ़ रहा है बट डिमांड क्या हो रही है जी? डिक्रीज हो रही है, डाउन हो रही है। और थर्ड बोला था जीरो इनकम इलास्टिसिटी, यहाँ पर नेसेसरी गुड्स में है, इनकम कम ज्यादा भी हुआ तो भी इसकी डिमांड पर कोई फर्क पड़ रहा है क्या जी? नहीं पड़ रहा है, ठीक है। उसके बाद सेकंड देखा था अपन ने, दैट इज क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फार्मूला क्या था? परसेंटेज चेंज इन डिमांड ऑफ एक्स अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ वाई, ठीक है। एक गुड्स के, चाहे वो सप्लीमेंट्री हो या चाहे वो सब्स्टिट्यूट हो, चाहे वो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हो, ठीक है, एक गुड्स के प्राइस में चेंजेस हो रहे हैं और दूसरे के डिमांड में चेंजेस हो रहे हैं, तो दैट इज नोन एज क्रॉस इलास्टिसिटी। क्रॉस इलास्टिसिटी तीन तरीके की हो सकती है। पॉजिटिव क्रॉस इलास्टिसिटी जो कई में देखने को मिलती है, सब्स्टिट्यूट गुड्स में देखने को मिलती है, क्योंकि एक गुड्स के प्राइस बढ़े और दूसरे की डिमांड बढ़ रही है, इसका मतलब वो दोनों गुड्स एक दूसरे को सब्स्टिट्यूट है, ठीक है। उसके बाद सेकंड बोला था निगेटिव इनकम इलास्टिसिटी, निगेटिव क्रॉस इलास्टिसिटी, एक गुड्स के प्राइस बढ़ रहे हैं और दूसरे की डिमांड कम हो रही है, ऐसे टाइम पर वो गुड्स क्या होंगे जी? कॉम्प्लीमेंट्री होंगे। और थर्ड बोला था क्रॉस इलास्टिसिटी, जीरो क्रॉस इलास्टिसिटी, दो गुड्स में कोई रिलेशनशिप नहीं है, कोई संबंध नहीं है, तो ऐसे टाइम पर जीरो क्रॉस इलास्टिसिटी होगी, ऐसा हमने बोला था। देन आगे बोला था देखिए प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, है ना। ये फार्मूला देखा था अपन ने, परसेंटेज चेंज इन डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, कल अपन ने देखा था, ठीक है ना। 5 टाइप अपन ने देखा था। अगर ये पांचों की ग्राफ एक साथ निकालना है मेरे को, तो देखिए ध्यान दीजिए, मैंने बोला दिस इज y एक्सिस x 0, ध्यान दीजिए। इधर बोला प्राइस और इधर क्या बताएंगे जी? हम डिमांड बताएंगे। देखिए देखिए 5 इलास्टिसिटी एक ग्राफ में बता सकते हैं। यहाँ पर ईडी इक्वल टू इंफिनिट है क्या? पैरेलल टू एक्स एक्सिस। यहाँ ईडी इक्वल टू 0 है क्या? देखिए
यहाँ ईडी इक्वल टू 1 है क्या, देखिए यहाँ ईडी मोर देन 1 है और यहाँ ईडी लेस देन 1 है क्या, देखिए बोला, ठीक है, दिस इज ईडी लेस देन 1, ठीक है ना। यहाँ पर क्या हुआ था, डिमांड में ईडी इक्वल टू, यहाँ हमने बोला था ईडी इक्वल टू, हाँ क्या था, प्राइस में चेंजेस नहीं हो रहे थे, क्या में चेंजेस हो रहे थे, डिमांड में चेंजेस हो रहे थे क्या, तो हमने यहाँ पे 20/0 देखा था, क्या आया ना, देखो, ठीक है। यहाँ पर हमने क्या बोला था, ईडी 20/10, यहाँ पर ईडी 20/20, यहाँ पर ईडी 10/20 और यहाँ पर ईडी 0/20 है। सब एक साथ आ गए, पैरेलल टू एक्स एक्सिस है तो परफेक्टली इलास्टिक डिमांड है, पैरेलल टू वाई एक्सिस है, पैरेलल टू वाई एक्सिस है तो परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड है, ठीक है। अगर यूनिटरी है तो इलास्टिसिटी इक्वल टू 1 है, बोल तो परसेंटेज चेंज इन डिमांड इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन डिमांड इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस, बराबर है। जब परसेंटेज चेंज इन डिमांड इज ग्रेटर देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस है तो दैट इज नोन एज रिलेटिवली इलास्टिक, and when percentage change in demand is less than percentage change in price it is known as relatively inelastic demand। समझ में आ गया क्या, क्लियर है क्या, ठीक है। एग्जाम में 101% इस पे क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, 8 मार्क के लिए क्वेश्चन आता है। अब आ जाते हैं नीचे, देखिए क्या बोला हुआ है, ये टेबल पर आ जाते हैं अपन, क्या बोला हुआ है देखिए, infinite or perfectly inelastic demand is perfectly elastic when change in price leads to infinite change in quantity demanded, ed equal to infinite horizontal straight line parallel to x axis, then perfectly inelastic demand is perfectly inelastic when change in price causes no change in demand, ed equal to 0 vertical straight line parallel to y axis, then unitary elastic demand is unitary elastic when change in, या लिखिए, when change in demand is equal to change in price, लिखिए वहां पर, मैंने जैसा लिखा है वैसा लिखिए, when change in demand is equal to, यहाँ पर when percentage change in होना, यहाँ पे साइन दीजिए ऐसा, when percentage change in demand is equal to percentage change in price। नोट्स कहाँ है तेरे पलक, तेरे कहाँ है, कई को है पे ट्यूशन को, दोनों आना नहीं था, कल भी नहीं आया, परसों भी नहीं आया, आज भी नहीं आया, तो क्या फर्क पड़ता है। हाँ चलिए, सो ईडी इक्वल टू क्या है जी, 1 है क्या, स्लोप्स स्पीडीली टुवर्ड्स एक्स एक्सिस, ठीक है, रहने दो, वो उसको रेक्टेंगुलर हाइपरबोला भी बोल सकते हैं। देन रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड इज रिलेटिवली इलास्टिक व्हेन परसेंट प्रोपोर्शनेट चेंज इन डिमांड इज ग्रेटर देन चेंज इन प्राइस, है ना, चेंज इन प्राइस। इसको कट कर दो, डबल हो गया है, इसको कट कर दो। स्लोप ऑफ डिमांड कर्व इज रिलेटिवली फ्लैटर, उसके बाद रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड, करेक्शन है, रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड लिखिए, रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड इज रिलेटिवली इन इलास्टिक व्हेन परसेंटेज चेंज in demand is less than percentage change in price,
कर्व कैसा होगा जी, स्टीपर होगा। ये टेबल भी अगर आप याद रख लेते हो और उसके ग्राफ भी अगर आप याद रख लेते हो, ठीक है, तो आपके पूरे कितने मार्क हो जाते हैं जी, यू विल स्कोर 8 मार्क्स। ठीक है, नाउ लेट अस सी द एक्सप्लेन द रेशियो मेथड और परसेंटेज मेथड ऑफ मेजरिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। लिखिए, ए कैटेगरी का क्वेश्चन है, 8 मार्क्स। एक्सप्लेन एनी टू मेथड्स ऑफ मेजरिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ट्रिपल ए कैटेगरी का क्वेश्चन है, आपको याद करना जरूरी है। क्या बोला, देखिए, दिस मेथड वाज डेवलप्ड बाय डॉक्टर अल्फ्रेड मार्शल। इट इज आल्सो नोन एज अर्थमेटिक मेथड और परसेंटेज मेथड। इसको और कौन से नाम है जी, अर्थमेटिक और परसेंटेज मेथड। एग्जाम में बोला एक्सप्लेन द परसेंटेज मेथड ऑफ मेजरिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, तो राम सर ने पढ़ाई नहीं, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि वो मेथड ऊपर क्या नाम से जानी जाती है जी, देखिए, उसको कौन सी मेथड बोली जाती है, रेशो मेथड भी बोली जाती है। ठीक है, आगे, अंडर दिस मेथड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग द परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड बाय द परसेंटेज चेंज इन द प्राइस ऑफ कमोडिटी। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैन बी कैलकुलेटेड एज परसेंटेज चेंज इन डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, है ना। ये ऑलरेडी आपको ये सब समझाया हुआ है। यहाँ लिखिए, डेल्टा क्यू है, ये डेल्टा क्यू है, ये डेल्टा पी है। ऑलरेडी हो गया क्या ये अपना, है ना। यही मेथड को अपन प्राइस इलास्टिसिटी का ही फार्मूला है ये। ओके, देन आगे क्या बोला, एग्जांपल, न्यूमेरिकल एग्जांपल। सपोज फॉर एग्जांपल द डिमांड फॉर कमोडिटी इज 100 यूनिट when its price is ₹10. When the price increased to ₹50, the demand reduced to unit 75. Calculate the price elasticity। वो देखिए फार्मूला लगाकर कितना है जी, 0.5 आया है। ठीक है, नाउ अब नीचे बोला, देखिए, एक्सप्लेन द परसेंटेज मेथड, सॉरी, एक्सप्लेन द एक्सपेंडिचर मेथड, आउटले मेथड ऑफ मेजरिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। पहली मेथड अपन ने परसेंटेज मेथड देखी, अब कौन सी मेथड देख रहे हैं जी अपन, एक्सपेंडिचर मेथड, या इसको और कौन सा नाम दिया गया है, आउटले मेथड भी नाम दिया गया है। क्या बोला, आउटले टोटल एक्सपेंडिचर मेथड वाज फॉर्मुलेटेड बाय प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल। इट इज आल्सो नोन एज टोटल रेवेन्यू मेथड और टोटल आउटले मेथड। इसको और दो नाम है, कौन से हैं, टोटल रेवेन्यू मेथड या टोटल आउटले मेथड। अब सवाल खड़ा होता, ऊपर नाम बोला है एक्सपेंडिचर मेथड, ऊपर नाम क्या बोला है, ऊपर नाम क्या बोला है, और यहाँ क्या बोल रहा है, उसको टोटल रेवेन्यू मेथड भी बोल रहा। तो एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक साथ कैसे हो सकते हैं, या तो रेवेन्यू हो सकते हैं या तो एक्सपेंडिचर हो सकते हैं, बट यहाँ पर वैसे क्यों बोला है। देखिए, किसी का एक्सपेंडिचर, किसी का रेवेन्यू है। आपके लिए ट्यूशन फीस देना एक्सपेंसेस है, तो मेरे लिए क्या है जी, वो इनकम है कि नहीं है। आपके लिए एक्सपेंडिचर है तो मेरे लिए रेवेन्यू है। समझ में आ रहा है क्या। तो एक साइड से वो एक्सपेंडिचर है तो दूसरे साइड से वो क्या है जी, रेवेन्यू भी है, बोलकर उसको एक्सपेंडिचर मेथड भी बोला गया है, उसको रेवेन्यू मेथड भी बोला गया है। ठीक है, क्या बोला, देखिए, and using this method elasticity of demand can be measured on the basis of change in total expenditure in response to change in price of the commodity। प्राइस में चेंजेस हो रहे हैं और उसके वजह से एक्सपेंडिचर में अगर चेंजेस हो रहे हैं, प्राइस में चेंजेस हो रहे हैं और उसके वजह से अगर एक्सपेंडिचर में चेंजेस हो रहे हैं, क्या बोला मैंने, प्राइस में चेंजेस हो रहे हैं और उसके वजह से एक्सपेंडिचर में, हम जो खर्चा कर रहे हैं उसमें अगर चेंजेस हो रहे हैं, वो जब काउंट किया जाएगा उसको कौन सी मेथड बोला जाएगा, एक्सपेंडिचर मेथड बोला जाएगा, है ना। बोले तो क्या सर, बहुत सिंपल है। देखो, पहले कोई एक गुड्स के प्राइस थे, ध्यान दो, पहले मैंने बोला 10 रुपए में 20 पानी पूरी आती थी। $50 में, मैं आपके एज का था, कॉलेज लाइफ में था, तब वो आते थे। ठीक है, अच्छा जान दो, 10 लेता, लो 10,
10 के 10 तो तुमने भी देखे हैं, ठीक है। आप ध्यान दीजिए, बोले तो एक पानी पूरी कितने रुपए में है जी? 1 रुपए में। अब इसकी प्राइस बढ़कर हो गई 2 रुपए, और आपको सेम क्वांटिटी खाना है, बराबर है ना? तो आपको कितने रुपए पे करना पड़ेगा जी? हाँ हाँ, 20 रुपए पे करना पड़ेगा ना। बोले तो प्राइस बढ़ी और इधर क्या बढ़ गई जी? एक्सपेंडिचर बढ़ गए क्या? ये जो मेथड से अपन काउंट करेंगे, वो मेथड को कौन सी एक मेथड बोलेंगे जी? टोटल एक्सपेंडिचर मेथड बोलेंगे। क्लियर है क्या? या उसको टोटल आउटले मेथड बोलेंगे। आगे क्या बोला देखिए, टोटल एक्सपेंडिचर इक्वल टू प्राइस इंटू क्वांटिटी डिमांडेड। अंडरलाइन कीजिए, टोटल एक्सपेंडिचर इक्वल टू प्राइस इंटू क्वांटिटी डिमांडेड। हो गया। आगे क्या बोल रहा है देखिए आपके पास, इन दिस कनेक्शन मार्शल हैज गिवन द फॉलोइंग प्रपोर्शंस। अब देखिए ये टेबल की तरफ थोड़ा ध्यान दीजिए, आपके पास भी टेबल है। पहले यहां देखते हैं, देखिए जब प्राइस 6 रुपए है, जब प्राइस 6 है तो हम डिमांड कितने यूनिट की कर रहे हैं? 10 यूनिट की। टोटल एक्सपेंडिचर कितने हो रहे हैं जी? 60 रुपए हो रहे हैं क्या? ठीक है। जब 5 रुपए प्राइस हो गई तो प्राइस डाउन हुई है, प्राइस डाउन हुई है, और हमने यूनिट्स कितने लिए वो टाइम पर? 20 यूनिट। तो खर्चा बढ़ गया है कि नहीं बढ़ गया है? देखिए बोला, बराबर है। बोल तो प्राइस कम हुई है, प्राइस कम हुई है, और एक्सपेंडिचर क्या हुआ है जी? एक्सपेंडिचर क्या हुआ है? बढ़ गया ना, आया ना? और प्राइस अगर बढ़ी है और एक्सपेंडिचर कम हो गया है, कैसा सर? ये देखो, अब उल्टा देखो, 5 से 6 रुपए प्राइस हुई, 5 से कितने रुपए हो गई जी? 6 हो गई। तो 20 यूनिट से कितने यूनिट लिया आपने? 10 यूनिट। आप 100 रुपए खर्चा कर रहे थे, तो आप कितना खर्चा कर रहे हो जी? 60 कर रहे हो क्या? तो ऐसी डिमांड को हम कौन सी डिमांड बोलेंगे जी? इलास्टिक डिमांड, और मोर देन वन ऐसा बोलेंगे। बोले तो क्या सर? प्राइस बढ़ी, खर्चा कम हुआ, या प्राइस कम हुई और खर्चा बढ़ा, तो ऐसी डिमांड को कौन सी डिमांड बोलेंगे जी? इलास्टिक डिमांड बोलेंगे, या मोर देन वन। बराबर है, ईडी मोर देन वन है ऐसा हम बोलेंगे। क्यों सर, ऐसा क्यों? बहुत सिंपल सा है, प्राइस थोड़ी भी कम हुई, ध्यान दो, प्राइस 1 रुपए से कम हुई, बट आपने डिमांड देखो कितने से बढ़ा दी? 60 के कितने कर दिए आपने खर्चे? 100 कर दिए कि नहीं कर दिए? बोल तो 40 रुपए आप एक्स्ट्रा खर्चा कर रहे हो, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ है कि प्राइस में थोड़ा भी चेंजेस आया तो आप डिमांड क्या कर रहे हो जी? स्पीड से बढ़ा रहे हो। बोलकर ऐसी डिमांड कौन सी डिमांड होंगी जी? इलास्टिक डिमांड होंगी, ऐसा बोला हुआ है। क्लियर है क्या सभी को? क्लियर है क्या सभी को? ठीक है। सेकंड, अब देखिए यहां पर 10 4 रुपए प्राइस हुई तब हम 30 यूनिट ले रहे थे, अब 3 रुपए प्राइस हुई तब हम 40 यूनिट ले रहे हैं। पहले भी खर्चा 120 का था, अभी भी खर्चा कितने रुपए का है जी? 120 का ही है क्या? बोले तो प्राइस कम ज्यादा भी हुए, प्राइस कम ज्यादा भी हुए, तो होने वाले उस पे के एक्सपेंडिचर कांस्टेंट है कि नहीं है? देखिए बोला, यहाँ पे देखो ना, ये कांस्टेंट है या नहीं? देखो ना, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है। यहाँ पे क्या हो रहा है? प्राइस बढ़ी तो एक्सपेंडिचर कम हो रहा है, और प्राइस कम हुई तो एक्सपेंडिचर क्या हो रहा है जी? बढ़ रहा है क्या? आया ना? ठीक है। अब थर्ड में देखिए यहाँ पर क्या हुआ है, 2 रुपए प्राइस थी तब 50 नग ले रहे थे, अब 1 रुपए प्राइस हो गई तब 60 ले रहे हैं। बोल तो यहाँ पर क्या हुआ बोलिए बोला, अब देखकर बताइए मेरे को, आपको क्या समझ में आ रहा है? देखिए ये 2 यूनिट से, हाँ बताइए।
प्राइस बढ़ी तो एक्सपेंसेस भी बढ़े, प्राइस कम हुई तो एक्सपेंसेस भी कम हुए। ये देखो, 2 रुपए से 1 रुपए हुआ तो एक्सपेंडिचर 100 रुपए से 60 रुपए हो गए, बोल तो प्राइस उतरी तो एक्सपेंडिचर भी कम हो गए। और नीचे से अगर ऊपर देखेंगे 1 रुपए का 2 रुपए हो गया, वो तो महंगा हो गया, तो एक्सपेंडिचर 60 रुपए होने के बजाय कितने हो गए जी, 100 हो गए क्या। तो इसको कौन सा बोलेंगे जी, इन इलास्टिक और लेस देन 1 बोलेंगे। ये जैसा मैंने लिखा है वैसा लिखो, वो बॉक्स में लिखो वहां पर। लिखिए क्या, क्लियर है सभी को, क्लियर है सभी को, ठीक है ना। अब देखिए एक एक पढ़ते हैं और समझ कर लेते हैं। पहला बोला रिलेटिवली इन इलास्टिक, सॉरी रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड ईडी मोर देन 1। पन्नू तू उठ वहां से पीछे बैठ, तू उठ वैष्णव वहां से पीछे जाके बैठ, उठ वहां से, नजीक में नजीक बैठो, तू उधर बैठ पीछे, हाँ बैठ वहां पे, वहां बैठ, सिट डाउन। हाँ देखिए, रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड ईडी मोर देन 1 when price of a commodity reduces and total expenditure on it by the consumer increases and vice versa, demand is said to be more elastic। अंडरलाइन कीजिए, अंडरलाइन कीजिए, when price of commodity reduces and total expenditure on it by consumer increases and vice versa, demand is more elastic, demand is more elastic। In other words, when price of a commodity and total expenditure of by consumer changes in opposite direction, demand is said to be more elastic, demand is said to be more elastic। दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं तो डिमांड क्या है जी, मोर इलास्टिक है, ऐसा अपन बोलेंगे। In the given table, at the price 10 units are demanded, so the total original expenditure is rupees 60। when price fall to rupees 5 per unit, demand rises to 20 units, therefore total expenditure incurred on commodity rises to rupees 100। total expenditure under this new condition of change in price is greater than original expenditure, hence this is the example। in this example, demand is elastic or elasticity of demand is greater than 1। बराबर है ना। अपन ने एक्सपेंडिचर क्या कर दिया जी, बढ़ा दिया, ठीक है। डिमांड पर प्राइस कम हुई तो हमने क्या कर दिया, एक्सपेंडिचर बढ़ा दिया, ठीक है। और प्राइस बढ़ी तो हमने एक्सपेंडिचर क्या कर दिया जी, कम कर दिया। तो इसको क्या बोलेंगे, मोर इलास्टिक बोलेंगे। आगे यूनिटरी इलास्टिक, when price of a commodity either increases or reduces but total expenditure on it by consumer remain unchanged or same। अंडरलाइन कीजिए, या तो प्राइस बढ़ रही है या तो कम हो रही है, बट उस पे करने होने वाला खर्चा ये क्या हो रहा है जी, सेम हो रहा है।
तो उसको क्या बोलेंगे, यूनिटरी इलास्टिक बोलेंगे। क्या देखिए, in the given table original price is 4 per unit and demand is 30 units, thus total expenditure is 120. Price falls at the level 3 and demand rises to 40 units, but total expenditure is still rupees 120. In this case, total outlay does not change even though there is change in price, therefore demand is unitary elastic. और लास्ट में बोला देखिए, रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड, व्हेन प्राइस ऑफ कमोडिटी इंक्रीजेस, अंडरलाइन कीजिए, व्हेन प्राइस ऑफ कमोडिटी इंक्रीजेस and total expenditure on it by consumer also increases and vice versa, the demand is said to be less elastic. वो तो दोनों सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं, प्राइस और एक्सपेंडिचर। प्राइस बढ़े तो एक्सपेंडिचर भी बढ़ रहे हैं, प्राइस कम हुई तो एक्सपेंडिचर भी क्या हो रहे हैं जी, कम हो रहे हैं। क्या बोला देखिए, व्हेन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी एंड टोटल एक्सपेंडिचर बाय कंज्यूमर changes in same direction, demand is said to be less elastic. हो गया। नीचे, in the given table original price is rupees 2 per unit and demand is 50 units, thus total outlay is rupees 100. When price falls to rupees 2, total demand rises up to 60 units, but total expenditure is 60, which is less than the original expenditure. Therefore, in this example, demand tends to be inelastic, or elasticity of demand is less than 1. एग्जाम में पूछे वाला क्वेश्चन है, ये टेबल आपको याद हो जाना पड़ता, बहुत सीरियस है, पूरा ध्यान 100% बोर्ड की तरफ लगता, एग्जाम में पूछे वाला क्वेश्चन है। समझ में आ रहा है क्या? ठीक है। अगर इसकी ग्राफ निकालना है, या जगह दिया है क्या, एक्चुअल एग्जाम में पूछी नहीं जाती है, पहले देख लो बाद में निकालो, अभी कोई निकालो मत, है ना, मेरे भी करेक्शन हो सकते हैं बोलकर कोई निकालो मत। हाँ, ध्यान दीजिए, अब पूरा ध्यान ही का। देखिए, यहां तक पहले ये समझ कर लेते हैं, फिर नीचे का समझ कर लेंगे अपन। देखिए, यहां तक क्या हुआ है, यहां तक प्राइस कम हुई है तो एक्सपेंडिचर बढ़े हैं। कैसे सर? यहां पर से सपोज प्राइस, यहां पर प्राइस 10 रुपए है, ध्यान दीजिए पूरा, और एक्सपेंडिचर मैंने बोला 100 रुपए है। एक एग्जांपल ले रहा हूं, वहां का एग्जांपल नहीं ले रहा हूं। अब प्राइस कम होकर हो गई 5 रुपए और एक्सपेंडिचर बढ़कर हो गई 200 रुपए। आया ना? यहां तक का देखो आप,
पहले ये पॉइंट देखिए, हुआ है क्या देखिए बोला, हुआ है क्या देखिए बोला, प्राइस क्या हुई है देखिए, कम हुई है, और एक्सपेंडिचर क्या हो गए हैं जी, बढ़ गए हैं क्या। अगर मैं इसको लूं तो ये देखो, ये एक्सपेंडिचर ऐसे आ रहे हैं क्या देखिए बोला, ये ऐसे आ रहे हैं क्या एक्सपेंडिचर देखिए बोला, आया ना, बराबर है ना। यहाँ पर अगर मैं एक लाइन खींच दूं तो ये देखो एक्सपेंडिचर आ रहे क्या देखो, बोले तो क्या हो गया, प्राइस कम हुई और एक्सपेंडिचर बढ़ गए। ये यहाँ थे एक्सपेंडिचर, ये यहाँ थे एक्सपेंडिचर, वो कहाँ आ गई जी, इधर आ गई क्या, समझ में आ रहा है क्या, क्योंकि ये ऐसा बढ़ने वाला है ना, एक्स एक्सिस पे इधर बढ़ेंगे और वाई एक्सिस पे या तो ऊपर गए तो बढ़ेंगे और नीचे आए तो कम होगा। तो हमने प्राइस कम करी और एक्सपेंडिचर क्या हो गई जी, बढ़ गए क्या, ठीक है। तो यहाँ पर ईडी मोर देन वन है क्या देखिए आपके पास, मोर इलास्टिक बोला है क्या उसको, बोला है क्या अपोजिट डायरेक्शन में चलना चाहिए, प्राइस कम हो रही है और एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है, आया है क्या देखो, है क्या देखो, है क्या, क्लियर है क्या सभी को, है ना। हाँ चलो जान दो, जिसको नहीं समझा वो ज्यादा दिमाग मत लगाओ, पहले कम है, ठीक है ना, ये कुछ एग्जाम में पूछने वाले नहीं है, बट समझाना मेरा काम है। देखिए सेकंड, अब मैं यहां से यहां तक की बात करता हूं, यहां पर क्या हुआ है देखिए, देखिए यहां तक क्या हुआ है, प्राइस बढ़ी है बट एक्सपेंडिचर कांस्टेंट है क्या, है या नहीं है, ये एक्सपेंडिचर है, ये 200 रुपए के कांस्टेंट एक्सपेंडिचर है, प्राइस कम हो रही है बढ़ रही है, उससे एक्सपेंडिचर पे कोई फर्क पड़ रहा है क्या जी, नहीं पड़ रहा है, ठीक है। बोलकर यहां पर ईडी, यहां पर ईडी इक्वल टू 1 है क्या, ठीक है। अब तीसरा, ये यहां से यहां तक देखते हैं, अब ये यहां से यहां तक मैंने बोला, देखो ये प्राइस थी, यहां पर एक एग्जांपल लेते हैं, अब नीचे से जाते हैं उधर, अब सपोज यहां प्राइस 5 रुपए थी, ध्यान दीजिए, प्राइस यहां 5 रुपए थी, वो प्राइस बढ़कर हो गई 10 रुपए, आया ना, आया ना, बराबर है। तो प्राइस बढ़ी तो एक्सपेंडिचर जो पहले 100 के थे, अब एक्सपेंडिचर कितने के हो गए जी, 200 के हो गए क्या, बोले तो यहां पर आप अगर देखेंगे तो प्राइस बढ़ रही है तो एक्सपेंडिचर भी क्या हो रहे हैं जी, एक्सपेंडिचर भी क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं कि नहीं, और प्राइस कम हुई, प्राइस कम हुई तो एक्सपेंडिचर भी क्या हो रहे हैं जी, कम हो रहे हैं। तो यहां पर ईडी लेस देन 1 है, जिसको किसको किसको समझा बोलो, बोला नहीं समझे को पूछता चलो, किसको किसको समझा, समझा एक ही बच्चे को समझा, कुंचम कुंचम, थोड़ा थोड़ा, देखो कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल है। देखो मैंने पहले क्या बोला, मैंने बोला पहले ये ऊपर के हिस्से की बात करते हैं, ऊपर के हिस्से की बात करते हैं, प्राइस कम हुई है तो एक्सपेंडिचर क्या हो गए जी, बढ़ गए थे, ये देखो पहले प्राइस कम हुई है, इधर प्राइस है इधर नीचे एक्सपेंडिचर है, बोलकर बताया मैंने, प्राइस कम हुई है और एक्सपेंडिचर बढ़े हैं, प्राइस कम हुई है और एक्सपेंडिचर बढ़े हैं, या प्राइस बढ़ी है और एक्सपेंडिचर एक्सपेंडिचर कम हुए हैं, अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है नहीं चल रहा है देखिए, तो वहां पर ईडी मोर देन 1 है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर क्या बोला मैंने, प्राइस यहाँ पर और यहाँ पर दोनों जगह अलग अलग प्राइस है, यहाँ 10 है सपोज, यहाँ 20 है सपोज, प्राइस उतनी है, सॉरी प्राइस दोनों जगह बढ़ गई, यहाँ 10 से 20 तक चले गई है, बट होने वाले एक्सपेंडिचर कांस्टेंट है 200 पे। तो ये क्या है, यूनिटरी इलास्टिक है या नहीं है, देखो वहां पर गोले वाला है आपके पास, आया ना,
ठीक है। हाँ ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्या बोला देखिए, अब आपके पास नेक्स्ट क्या बोला देखिए आपके पास। हाँ, अब यहां से यहां तक देखते हैं। यहाँ कितने रुपए थी प्राइस? 5 रुपए थी। 5 रुपए से बढ़कर कितनी हो गई? 10 रुपए। जब 5 रुपए प्राइस थी तो हम एक्सपेंडिचर कितने कर रहे थे? 100 के कर रहे थे, बराबर है। जैसे ही वो प्राइस कितने पे चले गई? 10 रुपए पे, तो हमारे एक्सपेंडिचर बढ़कर कितने हो गए? 200। बोल तो प्राइस बढ़ रही है, एक्सपेंडिचर भी बढ़ रहा है, और प्राइस कम हुई, एक्सपेंडिचर भी कम हो रहा है। बोले तो वो क्या है जी? ईडी लेस देन 1 है क्या? ठीक है। अब चलो जान दो, ग्राफ निकाल लो। वैसे एग्जाम में कुछ ग्राफ आनी नहीं है, ये पूछते भी नहीं, क्योंकि ये समझने वाले को समझता, समझाने आने वाले को समझ जाने आता। हम्म, निकाल लो। इसको बोलते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। हो गई ग्राफ। चलिए, अब नेक्स्ट मेथड बोली देखिए, एक्सप्लेन द पॉइंट मेथड और जियोमेट्रिक मेथड ऑफ मेजरिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब क्या हो जाता है, ध्यान दीजिए। सपोज आपको अभी कोई कुछ लिखेगा नहीं, पहले देख लो। मैंने बोला आपको एक डिमांड आपको
एक डिमांड कर्व दे दिया है। आपको सिंपली एक डिमांड कर्व दे दिया है और अब आपको इलास्टिसिटी काउंट करने को बोला है। ठीक है, अब आपको अलग अलग पॉइंट पर इलास्टिसिटी निकालना है। पूरा ध्यान इधर, पूरा ध्यान इधर। तो हमने क्या किया, ध्यान दीजिए, हमने एक अजम्पशन लिया, कि ये डिमांड कर्व जो है ये टोटल 20 सेंटीमीटर्स का है। कितने सेंटीमीटर्स का है जी? 20 सेंटीमीटर्स का है। ठीक है, अब इसको हमने क्या किया, इसको हमने इक्वली बीच में से डिवाइड कर दिया। यहां से डिवाइड किया तो अब ऊपर का कितना है और नीचे का कितना है बताइए? 10 10 हो गया। ठीक है, देखिए ये 10 सेंटीमीटर हो गया और ये 10 सेंटीमीटर हो गया। फिर और हमने इसको और डिवाइड किया, ये जो इससे इसके दो टुकड़े किए हमने और ये जो टुकड़ा है इसके दो हिस्से किए हमने। तो अब हर टुकड़ा कितने सेंटीमीटर का हो गया बताइए? 5 सेंटीमीटर का हो गया। ध्यान दीजिए, वो तो दिस इज 5 5 5 5। अब ध्यान दीजिए, अब इलास्टिसिटी काउंट करना है। हमने क्या किया, यहाँ पर पॉइंट बनाए। हमने यहाँ पर P1 P2 पॉइंट बनाए। ऊपर हमने लिखा A और यहाँ पर हमने लिखा B। अब ध्यान दीजिए, पूरा ध्यान इधर समझ कर लीजिए। अब हमने क्या किया, देखिए हमने एक फार्मूला लगाया। हमने लिखा ED इक्वल टू लोअर पोर्शन ऑफ डिमांड कर्व अपॉन अपर पोर्शन ऑफ डिमांड कर्व। अब ध्यान दीजिए, अब सबसे पहले देखते हैं ED एट पॉइंट A। ठीक है, फिर देखेंगे ED, सबसे पहले देखेंगे ED एट A पॉइंट पे देखेंगे। फिर ED एट देखेंगे P। फिर देखेंगे ED एट P1। फिर देखेंगे ED एट P2 और फिर लास्ट में देखेंगे ED एट B। अब देखिए, पहले A पे लोअर पोर्शन अबाउट अपर पोर्शन। अब लोअर पोर्शन कहां से कहां तक है? ये यहां से यहां तक लोअर पोर्शन ए बी अपॉन अपर पोर्शन क्या है? अपर पोर्शन क्या है? ये है ना, बराबर है। तो हमने लिखा ए बी अपॉन ए। ये कितना है जी? 20 है क्या? ये देखो ना, पूरी लेंथ कितनी है और ये कितना है? 0 है। 0 है ना, वहां पर तो वो 0 ही है।
अब यहां पर बताइए भला क्या हुआ, लोअर पोर्शन, लोअर पोर्शन क्या हुआ? हाँ, पीबी अपॉन पीए होगा ना, पीबी अपॉन पीए होगा। अरे लोअर पोर्शन पीबी है तो अपर पोर्शन क्या होगा, पीए होगा ना। तो ये पीए हुआ क्या, बोले तो यहाँ पर ये 15 है, ये कितना आया जी, 5 आया क्या, आया ना। अब यहाँ पर बताइए P1B अपॉन P1A, बोल तो ये कितना आया जी, 10/10 आया क्या, आया ना। अब यहाँ पर P2B अपॉन P2A, बोल तो 5/15 आया क्या, आया ना। अब यहाँ पर B अपॉन BA, बोल तो 0। समझा क्या कैसा करने का है, समझा क्या कैसा करने का है। अब यहाँ पर कितना आएगा, इन्फिनिट आएगा ना, क्योंकि 0 से डिवाइड नहीं होता। यहाँ पर 3 आ रहा है, बोल तो हम बोल सकते हैं ईडी मोर देन 1 है, बोल सकते कि नहीं, ईडी मोर देन 1 है। यहाँ पर 1, बोल तो हम बोल सकते ईडी इक्वल टू यूनिटरी इलास्टिक 1। यहाँ पर 0.33 आएगा क्या, 0.33 जाएगा ना, तो हम बोल सकते हैं ईडी लेस देन 1। और यहाँ पर 0, तो हम बोल सकते हैं ईडी इक्वल टू 0। यहाँ पर हम बोलेंगे ईडी इक्वल टू इन्फिनिट। समझ में आया क्या, क्लियर है क्या? दिस इज नोन एज जियोमेट्रिक मेथड। इसको कौन से मेथड बोला जाता है जी, जियोमेट्रिक मेथड या पॉइंट मेथड भी बोला जाता है। दिस इज आल्सो नोन एज पॉइंट मेथड। ठीक है, ये निकाल लो। आपके बाजू में एक टेबल दिए वाला होगा, देखो टेबल दिए वाला दिख रहा है मेरे को, फार्मूला वगैरह वहां लिखने का। ये फार्मूला जो है ना, ये जो फार्मूले है ये, वो उधर टेबल दिए वाला है, देखो अगले पेज पे है क्या, हाँ वहां लिखने का। सिर्फ ग्राफ निकाल लो यहाँ पर, ये ड्रॉ दिस ग्राफ।